सर आलोक जी का आज सेकंड मॉक है। हाँ हाँ हाँ, शक्ल से लग रहा है। जी सर। आलोक जी, जी सर। आप सुन रहे हैं? जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, आपका तो शैक्षणिक आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और स्नातक एमए आपने पीजी नहीं किया आपने, है ना? जी नहीं सर। एनसीसी कैडेट रहे हैं आप? जी सर। एनसीसी कैडेट, एनसीसी की के क्या उद्देश्य होते हैं? मैं भी एनसीसी कैडेट रहा, इसलिए मुझे याद है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं भी बहुत 4 साल मैंने एनसीसी करी। एनसीसी के ओके उद्देश्य क्या होते हैं? सर, एनसीसी की जो मुख्यतः 4 बातें होती हैं। पहला, कठिन परिश्रम करना। और और जो भी आपको आदेश मिले उनका पालन करना। और किसी भी काम के लिए कोई बहाने ना बनाना। और समय का पाबंद रहना। ये मुख्यतः 4 बातें होती है। एग्जैक्टली नहीं बताई आपने। चलो कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि एनसीसी डायरेक्टरेट ने बहुत पहले एक कानून बनाया था, एक नियम बनाया था कि जो भी सी सर्टिफिकेट होल्डर होगा उसको आर्मी में जाने के लिए प्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जी सर। वो क्या नियम था? कब सर बना ये था वो? एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम थी, जिसके तहत कुछ कोटा था सेना के अंदर। और उस कोटे के अंतर्गत केवल जो एनसीसी कैडेट जिन्होंने सी सर्टिफिकेट पास किया हुआ है वही भर्ती होने के योग्य थे। और सर आपकी इसका आवाज कट एग्जैक्ट रही मुझे है। याद नहीं सर अभी। आपकी आवाज क्यों कट रही है? सॉरी सर। कट कट के आ रही है। अब ठीक है? जी सर। हाँ, बोलिए आप। सर इसका नाम एनसीसी स्पेशल कैडेट एंट्री स्कीम था, जिसके तहत सेना के अंदर कुछ निर्धारित कोटा उन कैडेट्स के लिए निर्धारित किया गया था जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट पास किया हुआ था। और सर इसका जो वर्ष था वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं सर अभी। क्या एनसीसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जी सर। एनसीसी का जो संगठन है, उसके बारे में बताइए। सर एनसीसी का जो मुखिया है वो वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के श्री राजीव कुमार चोपड़ा जी हैं। और इसके अंतर्गत जो 17 डायरेक्टरेट हैं। और इसके अलावा इसमें 95 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं जिनमें ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी कार्य करते हैं। और इसकी जो छोटी रैंक है वो बटालियन और कंपनी होती है, जिसपे कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी कार्य करते हैं। राजस्थान और में कितनी वर्तमान में बटालियन एनसीसी की? आर्मी विंग, आर्मी सर विंग की मुझे कितनी बटालियन? राजस्थान में सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन कुल 667 हैं पूरे इंडिया में। चलो बहुत बढ़िया। क्या मुझे बताएंगे, एक हमारे यहाँ पर एक विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने पशुओं की चिकित्सा के ऊपर, खासतौर से हाथियों की चिकित्सा के ऊपर एक पुस्तक लिखी। सर मैं याद नहीं कर पा रहा उनका नाम। चलो कोई बात नहीं। अपने यहाँ पर जो ईसवी सन आजकल प्रचलित है ना? जी सर। तो ये हमारा हमारे उसमें संवैधानिक है या कोई दूसरा सन है? राजकीय संवत कौन सा है? सर विक्रम संवत हमारा राज्य की संवत है। और शक संवत क्या है फिर? सर सॉरी सर, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता। विक्रम संवत किसने चलाया था? किसने शुरू किया था? सर जो वो विक्रमादित्य नामक शासक के नाम से शुरुआत की गई थी। किस और खुशी में? सर उन्होंने किसी शासक को हराया था, तो उसके विजय के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ के शासक थे विक्रमादित्य? सर वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इनका जगह कहाँ का, लेकिन मध्य भारत और मगध ऐसा कुछ था इनका। चलो, एक पुस्तक लिखी थी, आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास। वेदों का, आर्यों का निवास, आर्किटेक्ट मतलब उत्तरी ध्रुव। ये पुस्तक किसने लिखी थी?
सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ऋग्वेदिक काल में राजा का सबसे प्रमुख सहयोगी कार्मिक होता था, उसे क्या कहते थे? सर इसकी पहली बार जानकारी नहीं है सर। सल्तनत काल में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना किसने की? सल्तनत काल में पहली बार, सर इसकी भी जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत कब हुई? सर इसकी शुरुआत जो ई कनिंघम के शुरुआत इसकी हुई थी। कब हुई? सर एग्जैक्ट कब? सन, सर आजादी के आसपास हुई, लेकिन मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा सर। तो याद करें आप। जी अच्छा सर। चलिए, भारत में साम्राज्यों का युग कब से शुरू होता है? साम्राज्यों का युग, समझ। ये बहुत सामान्य सवाल सॉरी लेके आते सर, हैं जो कि सबको आते हैं। एक सॉरी सर, इतना शून्यवाद, जानकारी नहीं। शून्यवाद के बारे में हाँ सुना? सर। शून्यवाद। सर शून्यवाद से मेरे अब तक इतना जानकारी थी, आर्यभट्ट ने वो शून्य की खोज की थी, इसके अलावा सर कोई याद नहीं है। आर्यभट्ट ने की थी, आप इसको पढ़ना, जी है ना। एक ओके सर, थैंक यू सर। शिवाजी के दार्शनिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु? सर उनकी माता जीजाबाई जी थी। और कोई संत भी थे? माता ही थी जी सर, संत गुरु रामदास जी थे। उनके समकालीन एक और संत हुए महाराष्ट्र के, बड़े प्रसिद्ध संत, उन्हीं के समकालीन थे। चलो, सर मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है। जी सर। शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए ब्राह्मणों ने मना कर दिया, जानकारी है आपको? जी नहीं सर, इतना गहन में जानकारी नहीं सर। नहीं मालूम? इस्लाम में भी ब्राह्मण, इस्लाम का ब्राह्मण, इस्लाम के किस वर्ग को कहा जाता है? इस्लाम का ब्राह्मण मुसलमानों के किस वर्ग को कहा जाता है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है सर। चलो, अपना ये जो राष्ट्रगान है वो कब उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? सर इसके जो दर्जा था वो 1946 में हुआ था सर। संवैधानिक दर्जा कौन सी सर मैं संस्था ने इसको स्वीकार किया? सर सर इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उन्हीं की सिफारिश पे। सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पता इसका। चलो, किस संस्था ने स्वीकार किया ये नहीं पता आपको? सर वैसे संविधान सभा ने पूरा स्वीकार किया इसको, लेकिन इसकी समिति वो नहीं पता सर। तो गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। गांधी जी के बारे में आप ये बताएं कि गांधी जी ने कौन सी फर्म, गुजरात की एक फर्म थी जिसका मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे? जी सर। सर फर्म का नाम, उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए, उसका प्रोप्राइटर था। अभी तो गांधी जी पे खूब आपने भाषण सुने होंगे, अखबार पढ़े होंगे। चलो, गांधी जी ने अब्दुल्ला, शायद वो अब्दुल्ला नाम से कुछ था शायद। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। खादी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार हुआ? खादी का प्रस्ताव। खादी का प्रस्ताव सर, जहां तक ये याद है, इसका प्रस्ताव सर जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ हुआ था, जैसे मैं एग्जैक्ट नहीं पता सर मुझे। गांधी जी अपने एक सहयोगी को आइस डॉक्टर कहते थे, आइस डॉक्टर। आइस डॉक्टर, ओके। जी नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपका दोबारा मौका है ना? जी सर। दूसरा मौका है ना? जी सर। तो ये इसलिए आपको पूछना पड़ेगा ना।
नहीं? सर मैंने बीएससी किया हुआ है इसलिए। तो क्या हुआ? ये तो सामान्य सवाल हैं। इतिहास के अंदर के सवाल तो क्या हम इतिहास वालों से ही पूछते हैं। ये सर तो पूरा प्रयास सामान्य करूंगा। जानकारी, जो भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है। चलो, आजकल योग दर्शन खूब चल रहा है। युग दर्शन? हाँ, क्या हो गया यार? सर इसकी जानकारी नहीं है सर। योग दर्शन के बारे में बताएं। अच्छा, योग दर्शन। सर योग इसका दर्शन जो सर जो भारतीय संस्कृति में सर योग की बड़ी महत्ता है, और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा भी इसकी जो महत्व है इसको अपने ग्रंथों में इनके बारे में बताया गया है। और वर्तमान में जो 21 जून को हम योग दिवस भी बनाते हैं, ताकि जो हमारी परंपरा और संस्कृति है, खास कर जो वर्तमान जो बीमारियां हैं, हम उनको योग के माध्यम से कुछ ठीक कर सकें। तो पतंजलि का ने कौन से ग्रंथ में इसका सूत्रपात किया? पतंजलि का ग्रंथ योग सूत्र, सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं है। योग के 8 अंग हैं। जी सर। उनमें से पहला कौन सा है? यम। यम से क्या अभिप्राय है? सॉरी सर। चलो ठीक है, थोड़ी तैयारी करो। ठीक है ठीक है ललित सर। जी। जी लोहिया सर। जी आलोक की आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आपने अभी बताया कि बीएससी किया है आपने, जी सर। और वैदिक मैथ में भी आपको काफी इंटरेस्ट रहा है। जी सर। हमारे देश में ह्यूमन कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सर हाल ही में एक महिला है जिनके नाम पर मूवी भी बनाई गई है, उनका नाम है एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन उन्हें कहा जाता है। और सर आपको इसके अलावा जो जानकारी है? हमारे जी आपको जानकारी है, लेकिन बहुत आधी अधूरी जानकारी है आपको, कुछ भी प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका। सर कुछ हिंट अगर मैं याद कर सकता हूँ थोड़ा सा। जी हिंट तो आप ही ने दे दिया कि बिल्कुल अभी मूवी बनी थी, काफी चर्चा में थी अभी वो। जी सर। और इनफैक्ट उनका रिकॉर्ड भी सर। तोड़ दिया है किसी ने, उसके बाद और चर्चा में थी, उनका रिकॉर्ड भी टूट गया है हाँ इस अभी week में। नया दोबारा, हाँ जी सर। आप तो चूंकि अभी जैसा सर को आपने कहा कि सर इतिहास नहीं पूछिए, मैंने बीएससी किया है, तो मुझे लगा चलिए फिर वही पूछ लेता हूं मैं आपसे। सॉरी सर। अच्छा, चूंकि मैथ के तो आप जानकार हैं, तो और मैं तो अरुंधति। मैथ नहीं पूछ रहा हूं, मैं कोई थ्योरी नहीं पूछ रहा हूं, जो हाल फिलहाल मैथ जी चर्चा सर। में रही है, मैं तो बस वो पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा, सर ये वैदिक मैथ अरुंधति। होता है, क्यू मैथ होता है, क्या डिफरेंस होता है इन सब में? सर आपका ऑडियो बंद हो गया है, अपना ऑडियो ऑन करें, माइक ऑन करें आलोक जी। जी हाँ, बोले आप। जी सर, वैदिक गणित है, इसका जो उल्लेख है हमारे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, और इसके द्वारा हम जो गणनाएं हैं वो किस प्रकार से तेज गति से और जो उनकी शुद्धता से कर सकते हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है। सर दूसरा आपने क्या बताया था? क्यू मैथ है, अबेकस है, मैं इन सब का अंतर जानना चाह रहा हूँ। अबेकस। सर अबेकस एक पद्धति है, इसका भी उपयोग जो गणित की जो गणनाएं करने में जो सरलता है उससे संबंधित है, और इसे इसमें कुछ गोलियों और कुछ तार के माध्यम से जो गणनाएं हैं वो की जाती है सरलता से। कौन सा ज्यादा बेहतर होता है इनमें? सर अगर सर ये अभ्यास पे निर्भर करता है कि आपकी किस विषय, किस गणित में आपके अच्छा अभ्यास है। नहीं, मान लीजिए मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, दोनों में से कोई एक या तीन में से कोई एक, वैदिक मैथ या अबेकस या क्यू मैथ, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए उसे? सर मैं वैदिक गणित की सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने इसका बचपन से अभ्यास किया है। अच्छा, मुझे तो मैंने तो सुना है कि अबेकस ज्यादा अच्छा होता है, वो फास्ट गणनाएं हो जाती हैं उसमें। सर सही, क्योंकि हमारे वैदिक गणित जो है इसको अभी इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। अगर इसको इतना बढ़ावा दिया जाए और भारतीय संस्कृति की जो मेन जो आधार है, अगर उसको हम आगे प्रोत्साहन करेंगे तो शायद धीरे धीरे ये अबेकस से भी अच्छा साबित हो सकता है। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए
ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने में भारत ने कमाल कर दिया है। जी सर। क्या कमाल कर दिया है? 1,10,000 लोग अब तक मर चुके हैं और वो कह रहे हैं कमाल कर दिया है हमने। सर अगर हम 1 लाख जो आबादी है उसको भारत की जनसंख्या की तुलना करेंगे तो ये अमेरिका की तुलना में काफी कम है। तो कोई अमेरिका की जो जनसंख्या है उसकी आबादी की तुलना में जो वहाँ केस अधिक मात्रा में आ रहे हैं, जबकि जो भारत की आबादी है उसकी तुलना में ये काफी कम है। तो इस तरह से हमने काफी इसमें जो सुविधा प्राप्त की है। और तो दूसरा जो हमने जो आत्मनिर्भर हम इसमें क्षेत्र में हुए हैं, हमने जो वेंटिलेटर, जो मास्क, जो अन्य सुविधाएं थी, पीपीई किट वगैरह, इनका उत्पादन शुरू कर दिया है। साथ में हम इनका इनका निर्यात भी कर रहे हैं, जो काफी अच्छी बात है। और तीसरा सर, हमने जो इसके लोगों में जो जानकारी दी है, प्रचार प्रसार किया है, इसके इसको कोरोना महामारी है, इसकी जो बढ़ने की दर है वो काफी कम भी हो गई है और कई राज्यों में इसका अच्छा परिणाम भी आया है। इस हिसाब से सर मुझे लगता है कि ये बात सही कही गई है। नहीं तो ये सबके पीछे ये कारण नहीं है कि हमारे यहाँ जांच ही नहीं हो रही है, जिनको हो भी गया है वो बता ही नहीं रहे, डर के मारे कि हमें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, तो चुपचाप घर पे बैठ गए हैं वो। सर सर जो हमारा चिकित्सा प्रशासन है वो पूरी इसकी जांच कर रहा है कि जिस भी व्यक्ति को कोई संदेह हो वो अपनी निःशुल्क कर सकता है सरकारी अस्पतालों में। और जो अन्य निजी चिकित्सालय है उनमें कम रेट पर इसकी सुविधा प्रदान की गई है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो लापरवाही के कारण इसकी जांच नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अगर उनमें भी अगर जागरूकता फैलाई जाए तो, और साथ ही इसका जो इलाज है उसकी सही समय पर उनको मुहैया करवाया जाए तो वो भी जांच करवाएंगे। ओके। एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जिसमें उन्होंने ये बात कही, कौन सी कॉन्फ्रेंस है वो? सर अभी हाल फिलहाल तो सर वो उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था 100वीं शताब्दी पे, शायद उस दौरान किया आवाज हो। कट रही है। सर वो कॉन्फ्रेंस तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो मैसूर यूनिवर्सिटी का जो आवाज कट रही है आलोक जी, आवाज कट रही है आपकी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। जी सर। ठीक, बोल बताइए। सर हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मैसूर यूनिवर्सिटी है उसके उद्घाटन हुए थे, तो उस दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। अच्छा, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका कल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ये बात कर रहे थे, वो थोड़ा है आइडिया उसके बारे में? जी नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। बिल गेट्स मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में जानते हैं कुछ? सर ये जो हमारे विश्व के सर्वाधिक जो अरबपति हैं उनमें बिल गेट्स उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स शामिल है। और इन्होंने जो अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग इस फाउंडेशन को दिया है, जो कि विभिन्न देशों में जो अन्य समस्याएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य, इन क्षेत्रों में कार्य कर रही है संगठन। ओके, चलिए ये बताएं, न्यूज़पेपर में और एक न्यूज है जम्मू कश्मीर के घोटाले की, और कल ईडी ने वहां के एक प्रमुख नेता से पूछताछ की है, थोड़ा बताइए क्या है घोटाला वो? सर लगभग 2003 से 2011 के बीच में जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी थे, उनके कार्यकाल में लगभग 43 करोड़ का एक घोटाला पाया गया था। और उसमें ये देखा गया कि जो उन्होंने वित्तीय कुछ अनियमितता बरती है, जिसकी जांच के लिए ईडी वहां गई है और इसकी जांच कर रही है। तो ये तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 2 दिन पहले उन्होंने एक अलायंस बनाया है 370 वापसी के लिए, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा हो रहा है? सर ऐसा संभावित है, लेकिन क्योंकि ईडी अपनी जांच कर रही है और जांच के दौरान पाया गया है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ओके, आप स्कूल में लैब असिस्टेंट हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, कब से खुल रहे हैं स्कूल? सर अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार में छोड़ दिया गया है कि उनके द्वारा अगर चाहें तो बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस प्रोग्राम के तौर पर विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन पूर्णतः अभी तक पाबंदी है। और 31 अक्टूबर को इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी और फिर इसके बाद खोले जाएंगे। अभी राजस्थान सरकार नहीं खोल रही है स्कूल?
जी सर, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया था कि 31 अक्टूबर के बाद जो कोरोना के केस होंगे उनको मद्देनजर देखते हुए आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी और उसी आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय तो खुल रहे हैं, आज न्यूज़पेपर में कब से खुल रहे हैं वो? तो इसका जानकारी नहीं है। 2 नवंबर से। नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कब बने थे नवोदय विद्यालय? सर, इस केंद्र सरकार का संचालय है और ये आवासीय विद्यालय है जिसमें कक्षा 6 है और कक्षा 9 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। और सर, खुलने का वर्ष मुझे याद नहीं पता। ओके, ठीक है। ललित सर। जी राजेश सर। हाँ आलोक शर्मा जी, जी सर। हाँ स्थिर जी रहे, सर। आज क्लियर पहुंच सके और आप थोड़ा सा है ना स्थिर रहें। जी पहला प्रश्न मेरा ये है कि अभी जैसे यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा है वहां पर, तो क्या नुकसान हो सकते हैं जी अगर? सर, बीच में थोड़ा आवाज कम हो गई थी, लास्ट लाइन कहते हैं सर। जी वापस बोल रहा हूँ मैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जलवायु परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, ठीक है? अगर ट्रंप वापस जीतते हैं तो क्या असर पड़ेगा? सर, चूंकि उनके द्वारा जो पहले समझौता था उसे आपने अमेरिका कर लिया है, अमेरिका में योगदान नहीं देगा और दोबारा वो जीत आते हैं जो आवाज कट रही है आपकी। कर रहे हैं। आलोक, आवाज कट रही है आप स्पीकर रखें। सर दोबारा रहे सर। बोलिए हेलो। बोलिए, हाँ बोलो एक बार। जी सर। जी सर। सर, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप जी हैं उनके द्वारा जो समझौता था उससे अपने आप से खींच लिया है, अब वो उसमें योगदान नहीं देंगे। अगर दोबारा वो जीत के आते हैं तो संभावना है कि जो अमेरिका देश के द्वारा जो कि एक विश्व की महाशक्ति है उसका जो फंडिंग है वो अन्य देशों को इस जलवायु परिवर्तन को रोकने में नहीं मिल पाएगी, जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ट्रंप जलवायु परिवर्तन के प्रति थोड़ा ऐसे बिल्कुल नकारात्मक जो रवैया है वो अपना रहे हैं, क्या कारण है? सर, जहाँ तक मेरा विचार है उनकी सोच जो जनता है उनको बढ़ावा देने की है और वो चाहते हैं अधिक से अधिक उत्पादन हो वस्तुओं का, फैक्ट्रियां लगे और उनका मानना है कि जो जलवायु परिवर्तन चीजें हैं ये किसी काम की नहीं है और जो हमें अधिक से अधिक जो अपना ध्यान अर्थव्यवस्था के ऊपर लगाना चाहिए और जलवायु परिवर्तन को हम बाद में देख सकते हैं, ये विचार है। अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण को की बलि दी जा सकती है? भारत जी में सर, अगर बात करें जलवायु, जी सर, अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण की बलि दी जा सकती है क्या? जी नहीं सर, हमें जो संसाधन है उनका जलवायु है इसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो अर्थव्यवस्था है उसे इस प्रकार बनाना चाहिए ताकि नुकसान हमारे जलवायु को ना हो। अच्छा, ये बताइए अभी बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी वो भारत से बेहतर आई है, क्या कारण? सर, इसका प्रमुख पहला कारण यही है कि जो भारत की आबादी है वो बांग्लादेश की तुलना में काफी अधिक है। दूसरा, जो वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और चीन, इन देशों से जो उद्योग धंधे आ रहे हैं वो भारत में ना आकर बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे वहाँ की जो इंडस्ट्री है खासकर उनका जो निर्यात क्षेत्र है वो भारत की तुलना में काफी अधिक है। तीसरा सर, जो यहाँ की अन्य मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उनमें भारत बांग्लादेश की तुलना में काफी पीछे है और ये फैक्टर भी इस अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर, ये मुख्य कारण है। बांग्लादेश से क्या सीख सकता है भारत? क्या प्रयास किए हैं उसने ऐसे कि भाई को सीख? जी सर, बांग्लादेश भारत देश की तुलना में इतना विशाल देश भी नहीं है और ना ही उसकी जो आबादी है वो इतनी काफी अधिक है, लेकिन उसने अपने जो मुख्य उद्योग धंधे थे, खासकर जो उसकी जो अर्थव्यवस्था की जो मेन था उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस पर काफी जोर दिया, उसे बढ़ावा दिया। साथ ही जो अन्य सामाजिक मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य पे भी उन्होंने बढ़ावा दिया
और सर इसमें जो महिलाओं का योगदान है वो भी काफी भारत की तुलना में काफी अधिक है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण कारक है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी हैं बाइडेन, उन्होंने कहा है कि अगर वो जीत 1 करोड़ अवैध जो प्रवासी है उनको नागरिकता देंगे। क्या सही कर रहे हैं वो ऐसा घोषणा करके? सही सही सही। जो अमेरिका है उसकी जो मुख्य जो पहचान है वो न केवल वहाँ के मूल निवासियों से है, बल्कि जो एशियाई, अफ्रीका और जो अन्य क्षेत्रों के अन्य देश हैं वो भी अपना योगदान अमेरिका की अर्थव्यवस्था में काफी हद तक करते हैं और उनका योगदान जीडीपी में भी रहा है। तो अगर वो वहाँ के नागरिक बनते हैं तो उनका देश के प्रति लगाव बढ़ेगा और भी बढ़ चढ़कर वहाँ की अर्थव्यवस्था में और विकास में अपना योगदान देंगे। अच्छा, एक अपने भारतीय संस्कृति में एक संस्कार बोल सकते हैं या अच्छी बात बोल सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? और वसुधैव कुटुंबकम में तो सारे अवैध प्रवासियों को नागरिकता मिलनी चाहिए, जैसे यूरोपीय देशों में शरणार्थी समस्या अभी है, वैसे ही अपने रोहिंग्याओं को यहाँ पर नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या कहना है आपका इस बारे? सर रोहिंग्या मुसलमानों का जो नागरिकता देने का निर्णय है ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और सर मेरा मानना है कि अगर वे हमारे देश में आकर विकास कार्य में योगदान देना चाहें और किसी प्रकार की जो अगर उपद्रव या आतंकी जो घटना में शामिल नहीं हो तो हम उनको भी नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जो यहाँ की जो मूल नागरिक हैं उनकी भी आवश्यकता को ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो काफी कम है और चूंकि अभी भारत का विकास इतना अधिक हो नहीं पाया है कि हम जो अधिक मात्रा में लोगों को यहाँ की नागरिकता दे सकें। अच्छा, एक घुमा के प्रश्न है, क्रॉस क्वेश्चन ले सकते हैं आप इसको। क्या भारत के लिए रोहिंग्या मुसलमान है, वो भारत के लिए खतरा है क्या? वो सर खतरा जहाँ तक मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति अगर उसकी सोच अगर किसी देश के प्रति अच्छी है तो वो खतरा नहीं है, लेकिन अगर उनके विचार और उनके जो कार्य है वो किसी देश की जो शांति व्यवस्था है वो बिगाड़ते हैं तो वो खतरा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में स्पष्ट उत्तर दीजिए इसका। सर रोहिंग्या मुसलमान अपने जो मूल देश म्यांमार से थोड़ा विस्थापित होकर जो अन्य देश है जैसे बांग्लादेश और भारत में आ रहे हैं, उनकी अपनी समस्या है कि वो अपने देश में उनका जो विकास है और जो जिस ढंग से वो मानवाधिकार से रहना चाहते हैं वो उन्हें वहां मिल नहीं पा रहे हैं। अगर भारत उन्हें ये शरण देता है और अगर वे भी अपने भारत के पूर्णतः समर्पित होकर विकास कार्य में योगदान देंगे तो मेरे हिसाब से उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। एक प्रश्न मेरा ये है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की चर्चा हो रही है अभी सरकार द्वारा, क्या फायदा? सर अगर उम्र बढ़ा दी जाती है लड़कियों की शादी की, क्या फायदे होंगे? जी सर वर्तमान सरकार के द्वारा बनाई गई है और सर इसके फायदे ये होंगे कि पहला जो कम उम्र में जो मां बनने की संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और इससे जो बच्चियां हैं वो अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाएगी। और सर तीसरा इसमें यह है कि जो कम उम्र शादी के कारण जो उनके बच्चे भी हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें पूरा ध्यान अपने बच्चे पर और घर गृहस्थी पर लगाना पड़ता है, काफी हद तक इसे छुटकारा मिलेगा। और सर जो हमारे सर कानून ये बनाने का विचार किया जा रहा है कि 18 वर्ष से पहले किसी भी जो बच्ची है उसके साथ कोई संबंध ना बने और इससे भी बच्ची थोड़ा सुरक्षित माहौल महसूस करेगी। अच्छा, एक मैंने सुना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी चर्चा हो रही है, क्या उसका विकल्प है क्या ये? जी सर क्योंकि कम उम्र में मां बनने से जो अन्य मतलब बच्चों की संख्या है वो काफी अधिक भी हो जाती है और अगर विवाह की आयु फिक्स करके एक अधिक कर दी जाएगी तो जो मां बनने की जो दर है उसमें काफी कमी हमें देखने को मिल सकती है। एक ये बताइए, पराली की समस्या को रोकने के लिए एक समिति बनी है सर, कौन सी इसकी पराली? हाँ, पराली की जो समस्या है उसकी समिति बनाई गई है कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जी सर। कौन है उसके अध्यक्ष? सुप्रीम कोर्ट की
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश नाम नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा ये उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। और जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उनके सचिवों को भी इसके लिए पाबंद किया गया है कि वो समिति के कार्य में योगदान देंगे। एक अंतिम सर प्रश्न, एनजीटी भी जी सर। अंतिम प्रश्न मेरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? जी सर, इसके जो नुकसान या डर कहें तो ये हो सकता है कि भविष्य में जो नौकरियां हैं उनकी जाने की संभावना हो सकती है। दूसरा, अगर मशीनें भी इंसान की तरह सोचने लगेगी तो हो सकता है वो इंसानों पर हावी हो जाए और पूरा नियंत्रण उन्हीं के हाथों में चला जाए। और सर तीसरा, और इसके द्वारा सर जो अन्य जो आपराधिक गतिविधि है उसका भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। और सर चौथा, अगर जो हमारे युद्ध क्षेत्र में अगर मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो जो भयंकर तबाही है और साथ में जो परमाणु हथियार का खतरा है वो भी इसमें हो सकता है, क्योंकि इनकी मशीनों में मानवीयता की भावना बिल्कुल नहीं होगी, तो उनके द्वारा जो अत्याचार होगा वो काफी भयानक होगा। चलिए ठीक है, ललित सर। जी आलोक जी। जी सर। मूल निवासी जयपुर के, जी सर। एक समिति है संथानम समिति, जी सर। सुना है आपने संथानम समिति के बारे में? जी सर, इनकी सिफारिश के अलावा कोई आयोग बनाया गया था? बताएं इसकी कोई सिफारिश वगैरह, प्रमुख सिफारिश। सर वो कोई आयोग था सर, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि संगठन। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के नैतिक मापदंड क्या है? सर प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य मापदंड है वो पारदर्शिता और जवाबदेहिता और निष्पक्षता, और इसके अलावा जो भागीदारी, कुछ इस तरह से मापदंड बनाए गए हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी सांबर झील काफी चर्चा में रही है, ये कितने जिलों में? सर मुख्यतः 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर और अजमेर। और प्रशासनिक दृष्टि से? सर ये जयपुर जिले के अंदर आती है। अधीन आती, ठीक है। अच्छा बताएं कि सांबर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम। सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य का क्या अर्थ होता है? सर लक्ष्य मतलब लाख, पाद मतलब पैर, तो सर मैं अनुमान लगा दूंगा लाखों पैर ऐसा कुछ। क्या, वापस बताएं। लाखों? सर पाद का मतलब पैर होता है और लक्ष्य का मतलब लाख, तो ना, ये दृष्टि नहीं है, ये उत्तर नहीं है इसका। 1.25 लाख गांवों का समूह था ये। ठीक है। 1.25 लाख गांव। ये बताएं कि एक नमक समझौता काफी चर्चा में प्रसिद्ध रहा है, नमक समझौता, बता पाएंगे इसके बारे में? ठीक है। अच्छा ये बताएं मदरसा ए हुनरी क्या है? मदरसा ए हुनरी। सर सवाई राम सिंह जी के द्वारा 1866 में अंदर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका आज नाम मदरसा ए हुनरी थी। कब? सर 1866 के लगभग। अच्छा ये बताएं गुणीजन खाना क्या है? गुणीजन खाना। सर ये लोगों का एक समूह है जो विद्वान थे और जयपुर रियासत में इनका योगदान था। सर सवाई प्रताप सिंह के समय सर ये थे। किसके समय? सर सवाई प्रताप सिंह के प्रताप में थे। राम सिंह द्वितीय तो नहीं? थोड़े से में ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? सर राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ। चरणों के नाम और तारीख बता सकते हैं? जी सर बताइए। सबसे
प्रश्न बना था 48 को, और उसके पश्चात आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। 18 मार्च इसको हाथ से छोड़ देना। हाँ, अब आएगी आवाज। ठीक है सर। सबसे पहले 18 मार्च 1928 को बनाया था, कट रही है, आवाज कट रही है। सर 18 मार्च 1928 को मदरसा की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात 25 मार्च 1948, और जिसमें जो अन्य रियासत शामिल की गई थी रियासतें हैं। इसके पश्चात 18 अप्रैल 1948 को उसमें सब मेवाड़ रियासत को शामिल किया गया था, और इससे 30 मार्च 1949 को वीर राजस्थान की स्थापना हुई थी, इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा, ये बताएं कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? जी सर, इसकी स्थापना 1999 2000 के में की गई थी, और मार्च में की गई थी इसकी। इस अधिनियम के तहत सर केंद्र अधिनियम वो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम था 1993, उसी के अंतर्गत 1999 2000 में शामिल की गई थी। राइट जी सर। उपाध्याय। हाँ आलोक जी, इस बार अपेक्षा थी कि आप पहले से बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे जवाब भी दिए आपने, कई प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे दिए। आपने अध्ययन तो किया है, लेकिन और अध्ययन की आवश्यकता है, अखबार पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। एक आप हुंकारा भरते हैं, हूं करके फिर आप शुरू करते हैं, ये आदत छोड़ दो आप। लंबी आपकी सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई पत्थर रख दिया हो सिर पे, ऐसे जोर से सांस लेते हैं आप, ये सांस लेना नहीं चाहिए। शब्दों को रिपीट करते हैं, जैसे कोई प्रश्न पूछा तो उसके पहले शब्द को आप रिपीट करते हैं। जैसे अबेकस पूछा तो आप बोलेंगे अबेकस, फिर सोचेंगे, फिर बोलेंगे, है ना। रोंग्याओं के बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, जो कि पूरे भारत को अच्छी तरह से मालूम है बात। तो ये घबराहट और आत्मविश्वास की कमी जो है ना, ये आपको दूर करनी पड़ेगी। संक्षेप में बोलें, है ना, अपनी बात को वाक्य कटे नहीं बीच बीच में, आपके जो वाक्य हैं वो कट रहे हैं। इसलिए अब जैसे फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपसे सवाल पूछा था, नवोदय शिक्षा के बारे में सवाल पूछा था, फारूक अब्दुल्ला का तो कल और आज दोनों दिन अखबारों में आया है ना। वो तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए आपको। नवोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको स्पष्ट होना चाहिए था। आपको ललित जी ने पूछा नमक समझो साल्ट एग्रीमेंट के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट था राजस्थान के इतिहास से संबंधित। इसमें साइंस का हो या आर्ट्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबको आना चाहिए। तो सामान्य सवाल इतिहास के मैंने पूछे आपसे, गांधी जी के बारे में सामान्य सवाल पूछे, जैसे खादी बहुत इम्पोर्टेंट है। खादी का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे देश में। खादी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ें आप, है ना। और मैं समझता हूँ कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन ये जो कुछ 2-4-5 बातें बताई और नॉलेज का कोई पार नहीं है, लेकिन आपका जो संप्रेषण है, आपका जो अभिव्यक्ति है, वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि इसको आता तो है, ठीक है ना। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें आप, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएं, घबराएं नहीं आप। जल्दी बोलते हैं आप, एक तो बहुत जल्दी बोलते हैं, पहले सुनने प्रश्न को सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो इन थोड़ी बातों का ध्यान रखें आप, आपको सफलता मिलेगी। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। साहब जी आलोक जी, बिल्कुल। और जो पढ़ें, जैसा सर ने कहा, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मतलब अभी आपके पूरे इंटरव्यू में जो लग रहा है कि आप सरसरी निगाह से बस देख के बढ़ जाते हैं आगे, तो पता भी होता है आपको और बता कुछ भी नहीं पाते हैं आप। जी सर होना है। तो हाँ, पता है आपको कि ह्यूमन कंप्यूटर कोई है, लेकिन अब कौन है वो नहीं पता सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि आपने न्यूज देखी तो है सरसर बस, लेकिन वो सरसरी निगाह से होता है कि चाय की दुकान पे चलते चलते आदमी बस एक जो है। तो ये आपकी नॉन सीरियसनेस को दिखा रही है, आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ी कमी है ये, जो यहाँ शो हो रही है इस वजह से कि आप यूं ही चीजों को हल्के में लेते हैं, आप सीरियसली नहीं लेते किसी बात को। आप में सीखने की इच्छा नहीं है आप में कि अरे ह्यूमन कंप्यूटर तो कौन है, क्या इशू है। तो अगर है तो भाई नाम याद रहेगा शकुंतला देवी का। शकुंतला देवी।
या उसी तरह से चलो, और जितनी जी चीजें सर। थी? लगभग सारे प्रश्नों में आपका वही था जो सर ने पूछे, उपाध्याय सर ने, मैंने, या और ललित सर ने, राजेश सर ने। तो बहुत सारे प्रश्नों में ऐसा था कि आपको पता है भी और नहीं भी पता है वाली स्थिति है आपकी। और सबके पीछे जी कारण सर। बस यही है कि आपने सीरियसली कुछ सीखने के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस सरसरी निगाह में। अब आप इस एंगल से पढ़िए कि आपको दूसरे को बताना है। तो जो पढ़ें वो ठीक है ग्रास्प सर। करें, वो आपके पास रहे, वो याद रहे आपको। ठीक है, तो चाहे वो न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर भी ठीक है। उसी एंगल से पढ़ें आप। वो सरसरी निगाह वाली, बस वो एक ठीक है अप्रोच सर। छोड़ दीजिए, सरसरी निगाह वाली। ठीक है ठीक है सर। जी। जी सर आपसे सवाल था सर, अगर मुझे नहीं आए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे सर थोड़ा हिंट चाहिए अगर? नहीं, हिंट नहीं चाहिए, हिंट तो वो खुद देंगे अगर उनको देना होगा। आप तो सॉरी बोल दीजिए बस। सर अच्छा अच्छा, ठीक, ओके सर, ठीक है सर। जी आलोक जी, आशा ये थी जी कि सर। सेकंड मॉक है तो बहुत अच्छे उत्तर मिलेंगे, लेकिन आशाओं पे खरे नहीं उतरे। बॉडी लैंग्वेज में भी कोई ज्यादा सुधार नहीं है, मैच्योरिटी झलक नहीं रही है जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं आप। ठीक है, और प्रश्नों के जो उत्तर आ रहे हैं वो टू द पॉइंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप टू द पॉइंट नहीं बोलेंगे तो जो बोर्ड होगा वो थोड़ा, आप देखते हैं कि मार्किंग में थोड़ा फिर वैसी मार्किंग होती है। ठीक है, और थोड़ा स्थिर जी रहे। सर। ठीक है, स्पष्टता लाए अपने जो आंसर्स हैं। ठीक है, टू द पॉइंट बोले, आप साइड की चीजें ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आता तो सॉरी बोल के आगे बढ़। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप बोर्ड का, अन्यथा वो इरिटेट होंगे और फिर उसका असर आपकी मार्किंग पे होगा। ठीक है, तो इन चीजों जी का सर। ध्यान जी रखें सर। और अपने ज्ञानात्मक पक्ष को और मजबूत करें। अभी काफी कमजोरियां हैं आप। ठीक है, तो जी सर। ठीक है, और अगली बार मैं चाहूंगा कि एक बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी वाला जो नॉलेज है, बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो सारी दिखे आप में। ठीक है, फाइनल टच लेके आए। ठीक है, इस मॉक इंटरव्यू का मीनिंग क्या है उसको समझिए आप। ठीक है, तो आशा जी करता सर। हूँ अगली बार इंटरव्यू में जब मिले मॉक में, ठीक है, तो ये सारी कमियां आप दूर करके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जरूर सर। ललित सर। ठीक है। जी आलोक जी, क्षेत्रीय ज्ञान जी सर। आपका अच्छा है, आप जयपुर वगैरह का अच्छा बता पा रहे हैं। इतिहास को और अच्छा करने की आवश्यकता है। एक उत्तर में आपने कहा था कि सर मैंने बीएससी किया है, शायद जी वो सर। क्वेश्चन उपाध्याय सर का था। इस प्रकार का उत्तर नहीं देना, क्योंकि इतिहास, संविधान, एथिक्स, ये सब आपने मेंस में पढ़ा है। तो आपने बीएससी किया है या बीए किया है, वो आपका मान्य नहीं होगा उत्तर। ठीक है, एक आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो उसका जैसा कि लोहिया जी सर। उसको और अच्छा करें। सॉरी, एक बार सॉरी बोले और वहीं पे आगे बढ़ जाए, उसको दोहराए नहीं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, इस तरह की बातें बोल के उसको दोहराए नहीं। और कुछ उत्तर आपने पॉइंट्स में दिए हैं सारे, वो पॉइंट्स की आदत एक अच्छी आदत है, उसको और बढ़ाइए, जैसा राजेश सर ने बोला है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करिए। ओवरऑल पिछली बार से कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पर कुछ अच्छा है। तो आई होप कि अगली बार आप और अच्छी बेहतरीन तैयारी के साथ उपस्थित हो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट।